आप सभी को जय हिंद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 10th क्लास के 10 क्लास के फिजिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और इसका तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि इसके हर एक प्रश्न, इससे जुड़े हर एक प्रश्न आने वाले बन सके। पहला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश परावर्तित होता है तो कौन सा नियम सही नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। पहला क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु और इस पर खींचा गया लंब हमारा अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसका मतलब है कि यही कह रहे कि तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण। यहाँ जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण और यहाँ जो कोण बन रहा है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर कोण आर होते। इसके साथ ही साथ जिस स्पीड से अर्थात जिस चाल से आपतित किरण आती है तो समतल सतह से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है, अर्थात उसका चाल भी नियत रहता है। चाल क्या रहता है? नियत रहता है। क्या सिर्फ चाल ही नियत रहता है? तो नहीं, चाल के साथ साथ तरंग दैर्घ्य भी नियत रहता है। तो ठीक है, तब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में। पहला सही है। ठीक है, परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं, सही है। प्रकाश की चाल समान होते हैं, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं हम। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा एक काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक, इसी को हम आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक और आभासी जब भी प्रतिबिंब बनेगा यह हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। क्योंकि कोई भी चीज़ें कल्पना में हम करते हैं तो सीधा ही करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इस हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आभासी होगा तो कैसा बनेगा? सीधा। अगर वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है तो हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक भी होता है और कभी क्या होता है? काल्पनिक भी होता है। और क्या होता है? काल्पनिक भी होता है। अगर जब वास्तविक होता है तो वह उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं वास्तव में तो उल्टा हो जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका आंसर कौन होगा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवास्तविक होगा? नहीं, उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा तो होगा ही होगा। सीधा भी होगा, हाँ, कभी सीधा भी बनते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन है? तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तीसरा। ठीक, आगे चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में आवर्ती किरणें जो प्रमुख अक्ष के समांतर गिरती है। किसके समानांतर गिरती है ना? प्रमुख अक्ष के समानांतर गिरती है तो क्या बनता है? उत्तल लेंस के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के बारे में बात करें यहाँ पर, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष, यानी इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं?
मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें कितने वक्रता केंद्र होते हैं? कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। फोकस कितने होते हैं? 2। फोकस कितने होते हैं? 2। अब इस प्रश्न को बहुत फेवरेट प्रश्न है, याद रखिएगा। फोकस कितने होते हैं? 2। कह रहा है उत्तल लेंस में आवर्ती किरण जो प्रमुख अक्ष के समांतर है, कहाँ है? समानांतर। समानांतर है तो क्या बनाती है? तो फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है अभिसारी। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। एक बात बता दीजिए, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? हम जानते हैं कि F बराबर R/2। R/2। F को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। R को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इस हिसाब से हमारा फोकस कितना दिया? अगर F बराबर R बराबर करते हैं तो हमारा 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। 2 गुणे F का मान कितना दिया है? 20। 20 दूना के 40 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। 5वां का सी। कोई किरण एक समांतर पटल माध्यम में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है तो उसका विस्थापन क्या कहलाता है? उसका विस्थापन विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कहलाता। ठीक है, एक कोई समांतर पटल के माध्यम से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, इसको हम, इसका जो विस्थापन होता है क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। इसको डेल्टा सूचित करते हैं। अगला देखते हैं, ये तो हो गया है, इसका कौन सा विचलन होगा? उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम होता है। ठीक है, और ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। ऑप्शन में देखेंगे 1 से कम कौन है? 2 1 से बड़ा है, 1 1 के बराबर है, अनंत। अनंत बहुत बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले 8वां प्रश्न पर। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जल में बैठा है। जल में कहाँ बैठा है? जल में बैठा हुआ है और नीचे दर्पण से प्रतिबिंब देखता है तो सीधी या टेढ़ी वस्तुएं दिखाई देती है, तो कैसा बनेगा? अगर इसका हम देख रहे हैं और ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं तो देख रहे हैं अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि सीधा बन रहा है। सीधा बनेगा, सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वह 2 दर्पण से बनता है। एक बनता है उत्तल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से। दूसरा बनता है समतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से। अगर इस हिसाब से देखें हमारा तो ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, अर्थात इसके आंसर ए और डी, सी दोनों होंगे। ए और सी क्या होंगे? दोनों होंगे। ठीक है, ऐसे तो अवतल दर्पण द्वारा भी बनता है आभासी। यहाँ पर ऑप्शन इसमें से डी काट दें, सभी कर दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस यानी धनात्मक कब प्राप्त होगा? अगर प्लस आवर्धन F बराबर कितना दिया है? F बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ बात करते हैं हम, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष की बात करते हैं, हमारा ध्रुव हो गया, हमारा क्या हो गया? F हो गया। ये हमारा क्या हो गया? C हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया? यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि धनात्मक प्राप्त हो। धनात्मक तभी प्राप्त होगा जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। फोकस और ध्रुव के बीच होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। और कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें हमारा 10 से कम होने चाहिए, ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं हम। कह रहा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से चर्चा किया गया है कि अपवर्तनांक, ठीक है,
कि वायु का अपवर्तनांक कितना है। निम्नलिखित में वायु में न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, 1.003 के आसपास होते हैं, इसलिए इसका लगभग में अपवर्तनांक 1 मान सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अभी हमने इसकी चर्चा की है पीछे कि निम्नलिखित में सबसे अगर कम किसी का अपवर्तनांक है तो हमारा अपवर्तनांक है किसका, वायु का। क्या अपवर्तनांक है, वायु का। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग एक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। एक प्रकाश किरण जब एक समतल दर्पण में परावर्तित होती है तो परावर्तन कोण का महत्तम मान क्या होगा। समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहा है। समतल दर्पण कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे समतल दर्पण के बारे में विशेषता जान जाते हैं। अगर इसे पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अगर दर्पण की लंबाई होनी चाहिए तो वस्तु से आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वस्तु से आधी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम दर्पण की ओर भी वेग से आ रहे हैं, और भी वेग कुछ भी हो सकता है आपका, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या कुछ भी हो सकता है। अर्थात जितने स्पीड से आएंगे हमारा प्रतिबिंब दोगुने अर्थात भी स्पीड से आएगा, यानी टू भी से आएगा। प्रतिबिंब कैसे आएगा, है ना, प्रतिबिंब आएगा। क्लियर है। अगला बात करते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, क्या बात करते हैं, तीसरा नंबर कि अगर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, तो काल्पनिक होते हैं। कैसा होते हैं, काल्पनिक होते हैं तो कैसा बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बनता है सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर समतल दर्पण है, यहाँ पर लगा हुआ है समतल दर्पण, अगर जैसे ही यहाँ पर आपतित किरण आ रही है तो उसी माध्यम में निकल जाएगी, तो इसका पथ दोनों सेम होते हैं। पथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस हिसाब से कोई यहाँ पर झुकाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, झुकाव उत्पन्न ही नहीं होगा तो कोण ही नहीं बनेगा, तो हमारा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अभी हमने पीछे चर्चा की है, वास्तविक दर्पण का हमेशा बनता है वो का अवतल द्वारा। किसके द्वारा, अवतल द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा भी हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ये 13 क्या हो जाएंगे, वायु में अपवर्तन से होता है। वायु में अपवर्तन से क्या होता है, देखिए वायु में अपवर्तन होता है, कैसे होता है, तो वायु में अपवर्तन कैसे होता है देखते हैं। अभी केवल समतल सतह से, केवल वक्र सतह से ना, नहीं, केवल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल समतल सतह से, वायु में अपवर्तन नहीं होते। ठीक है, समतल सतह से कोई मतलब ही नहीं, वायु में कोई नहीं है। केवल वक्र सतह से नहीं होता, ऐसा न कोई, इसमें कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, दो दिया गया है, गलत हो गया। इसमें से कोई एक चूज करते हैं, सी या डी चूज कर सकते हैं, अर्थात न ए सही है, ए भी गलत, बी भी गलत, सी सही है, डी सही है, कोई एक लगा दीजिएगा, दोनों सही। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक हो। इंद्रधनुष होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि वर्षा के दिनों में और वर्षा होने के बाद वायुमंडल में कुछ जल की बूंदें छूट जाती है। जब जल की बूंदें छूट जाती है तो सूर्य के किरण पड़ता है, इस पर क्या पड़ता है, सूर्य के किरण पड़ता है। जब सूर्य के किरण पड़ता है, यह जो जल की बूंदी है प्रिज्म की भांति व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, तो प्रिज्म की भांति व्यवहार करते हैं। और यह जो श्वेत प्रकाश होता है, क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें सबसे अधिक किसी का विचलन होता है तो होता है बैगनी रंग का। क्या होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य, जिसका सबसे अधिक विचलन होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिसका विचलन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और प्रश्न पूछेगा कि सबसे विचलन अधिक किसका होता है, तो बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का।
इसके ट्रिक भी आ सकते हैं, बैज नाही पी नाला, बैज नाही पी नाला, पी नाला। ठीक है, यहाँ पर आराम से हम देख सकते हैं, पै से बैजनी, ज से जामुनी, ना से नारंगी, पी से हरा, पी से पीला, ना से नीला और ला से लाल होता। जब भी हम यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, तरंग धैर्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तरंग धैर्य बढ़ेगा। तरंग धैर्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। क्या घटेगी? आवृत्ति घटेगी। आवृत्ति क्या होगी? नीचे का तीर का चिन्ह मतलब घट रहा है, तरंग धैर्य ऊपर का चिन्ह मतलब बढ़ रहा है। क्लियर है? तब हिसाब से हम देख सकते हैं हमारा आंसर कौन हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं अगला हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इंद्रधनुष में किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? आप सभी जान ही गए होंगे, सबसे अधिक कौन होगा? बैगनी। कौन होगा? बैगनी। ठीक है।